हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज का वीडियो क्लास 12 के स्टूडेंटों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के इस वीडियो में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं, जो है कि फॉर्मिक अम्ल बनाने की प्रयोगशाला विधि। तो फॉर्मिक अम्ल बनाने की प्रयोगशाला विधि क्या होता है और इसके बारे में टोटल डिटेल तरीके से एक्सप्लेन करेंगे कि इसका भौतिक गुण क्या होता है, रासायनिक गुण क्या होता है, इसका उपयोग क्या होता है। और ये सब आपके बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स में पूछे जाते हैं। 5 मार्क्स तो 5 नंबर तो कम तो नहीं होते हैं ना, तो 5 नंबर हमें आज के इस वीडियो में कंफर्म कराने का प्रयास करेंगे। चलिए हम एक एक करके समझते हैं, और समझ गए तो आपको याद भी हो जाएगा। समझिएगा जी। देखिए बात यहाँ पे ये है कि यहाँ पे क्या कह रहा है, कह रहा है कि सर्वप्रथम एक गोल पेंदी का फ्लास्क में ग्लिसरॉल और ऑक्जेलिक अम्ल लेकर, क्या क्या लेकर समझिएगा, पहला कह रहा है ग्लिसरॉल लेकर और दूसरा ऑक्जेलिक अम्ल लेकर। ठीक है, अब किस में हम ले रहे हैं, एक गोल पेंदी के फ्लास्क में ले रहे हैं, गोल पेंदी के फ्लास्क में। तो एक गोल पेंदी के फ्लास्क में ग्लिसरॉल और ऑक्जेलिक अम्ल लेकर बालू उष्मक पर गर्म करते हैं, जिससे फॉर्मिक अम्ल, ठीक है ना, जिससे हमें फॉर्मिक अम्ल व H2O की मतलब H2O वाष्पित होने लगते हैं। मतलब जो फॉर्मिक अम्ल है और जो जल है वो वाष्प अवस्था में होकर उड़ने लगते हैं। ठीक है, इसके वाष्पों को जल संघनित्र द्वारा ठंडा करके द्रवित करके ग्राह पात्र में एकत्रित कर लिया जाता है, जिससे हमें फॉर्मिक अम्ल मिलता है। अभी हमने जो बोला आपको समझ में नहीं आया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझ में आएंगे। ये फिगर हमने उसी लिए बनाया है, तो एक एक करके समझिएगा, समझ में आ जाएगा। देखिए आपको ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये एक स्टैंड है जिस पर ये सब कुछ रखा गया है। ठीक है ना। अब ये क्या है, ये आपको एक गोल तरीके दिखाई दे रहा है, यही है गोल पेंदी का फ्लास्क। क्या है, गोल पेंदी का फ्लास्क है। ठीक है, ये है आपका गोल पेंदी का फ्लास्क। तो सबसे पहली बात इतनी बात समझ गए, ये गोल पेंदी का फ्लास्क है जिसमें हमने ग्लिसरॉल और ऑक्जेलिक अम्ल को लिया है। तो वही बात कहा जा रहा है कि गोल पेंदी के फ्लास्क में ग्लिसरॉल और ऑक्जेलिक अम्ल को लेकर बालू उष्मक पर गर्म करते हैं। यहां तक समझते हैं। तो देखिए एक गोल पेंदी का फ्लास्क में ग्लिसरॉल और ऑक्जेलिक अम्ल लेकर बालू उष्मक पर गर्म करते हैं। देखिए यहाँ पे एक बर्तन इस टाइप का दिखाई दे रहा है, इसमें बालू उष्मक भरा गया है, मतलब बालू इसमें रेत भरा गया है, इसी को बालू उष्मक कहते हैं। तो बालू उष्मक पर हम गर्म करेंगे, क्योंकि यहाँ से बर्नर लगा दिया गया है जिससे ये गर्म किया जा रहा है। तो जब रेत को गर्म किया जाएगा तब भी ये भी गर्म होगा। तो वही बात कहा जा रहा है, यही बात हम कह रहे हैं कि जब गोल पेंदी के फ्लास्क में ग्लिसरॉल और ऑक्जेलिक अम्ल को बालू उष्मक पर गर्म किया जाता है, तो हमें क्या मिलता है, फॉर्मिक अम्ल। क्या मिलता है, फॉर्मिक अम्ल, मतलब HCOOH फॉर्मिक अम्ल, और जो जल H2O, इन दोनों का वाष्पें हमें प्राप्त होती हैं। अब वो वाष्पें इस तरीके से ये वाष्प बन के इस तरीके से यहाँ से इस नली की सहायता से निकलती हैं। और ये जो निकल रही हैं, तो ये दोनों फॉर्मिक अम्ल भी निकल रहा है वाष्प अवस्था में, गैसीय अवस्था में, और जल भी निकल रहा है। तो ये जब निकलती हैं तो इस तरीके से आती हैं, तो यहाँ पे एक जल संघनित्र लगा हुआ है। ये जो आपको पीले कलर का दिखाई दे रहा है, ये जल संघनित्र है। क्या है, जल संघनित्र, जिसमें क्या किया जाता है, इसमें से वायु को यहाँ से दिया जाता है और यही वायु यहाँ से निकल भी जाता है, वायु नहीं सॉरी, जो जल को दिया जाता है निकल जाता है। तो ये जो पाइप है, ये पाइप से तो जल का इसका संपर्क तो होगा नहीं, बट इस जल के कारण ये जो पाइप है यहाँ तक ठंडा हो जाएगा, और ठंडा होने के कारण ये जो फॉर्मिक अम्ल और जो जल आ रही हैं वो यहाँ पे आएंगी तो ठंडी हो जाएंगी, और ठंडा होगा तो वाष्प किस में बदलता है, द्रव अवस्था में, और यही द्रव अवस्था में बदल कर यहाँ पे जाकर इसमें गिर जाएंगी। तो ये जो गिरी हुई है, यही क्या मिलेगा, हमें फॉर्मिक अम्ल मिल जाएगा। ठीक है ना। तो वही बात यहाँ पे कहा जा रहा है, एक बार और सुनिए, समझिए, याद हो जाएगा। कहा यह जा रहा है कि सर्वप्रथम एक गोल पेंदी के फ्लास्क में ग्लिसरॉल और ऑक्जेलिक अम्ल को लेकर बालू उष्मक पर गर्म करते हैं। देखिए वही बात मैं बोल रहा हूँ कि जब गोल पेंदी के फ्लास्क में ग्लिसरॉल और ऑक्जेलिक अम्ल लेकर बालू उष्मक पर गर्म करते हैं, ठीक है,
जिससे फॉर्मिक अम्ल और H2O के वाष्पित होने लगती हैं, जिससे हमें फॉर्मिक अम्ल और जो H2O है वो वाष्पित होने लगती हैं, मतलब गैसीय अवस्था में होने लगती हैं। और जब ये गैसीय अवस्था में होंगी तो यहाँ पर आएंगी, तो वही बात कहा जा रहा है कि इसके वाष्पों को जल संघनित्र द्वारा ठंडा करके द्रवित करके ग्राह पात्र में एकत्रित कर लिया जाता है। मतलब इस वाष्पों को जल संघनित्र द्वारा ठंडा करके और इसको द्रवित करके ग्राह पात्र जो है इसमें एकत्रित कर लेते हैं, और यही है फॉर्मिक अम्ल। तो मैं आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। तो ये इतनी बात लिखना होगा। ये थोड़ा सा मैं इरेज कर दे रहा हूं क्योंकि मुझे यहाँ पे थोड़ी सी जगह की आवश्यकता है। तो देखिए सबसे पहली बात तो आपको ये इतना लिखना है, फिर से ये साइड में आपको फिगर बनाना है, और यहाँ पे एक रिएक्शन भी आपको लिखना होगा, क्योंकि रिएक्शन जब तक आप नहीं लिखेंगे तब तक आपको फुल नंबर नहीं मिलने वाले। तो समझिए जी, रिएक्शन हम समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पे कह रहा है कि हम क्या लेंगे, ग्लिसरॉल और ऑक्जेलिक अम्ल लेंगे। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल का सूत्र क्या होता है, CH2, थोड़ा सा मैं बड़ा लिख रहा हूं, CH2OH, CHOH और CH2OH। ठीक है, तो ये हमने क्या ले लिया, ग्लिसरॉल ले लिया है। सूत्र याद रखेंगे, CH2OH, CHOH और CH2OH, ये ग्लिसरॉल का सूत्र होता है। और ग्लिसरॉल का सूत्र को हम किसके साथ क्रिया कराएंगे, ऑक्जेलिक अम्ल के साथ। ऑक्जेलिक अम्ल का सूत्र होता है COOH, तो इसके हम दो अणु लेंगे COOH, तो यहाँ पे हमने ऑक्जेलिक अम्ल भी ले लिया है। ठीक है, तो जब हम ग्लिसरॉल को ऑक्जेलिक अम्ल के साथ हम क्या कराते हैं, क्रिया कराते हैं, मतलब हम इसको गर्म करेंगे। तो गर्म करेंगे तो देखिए हमें क्या मिलता है, जैसे ही हम इसको गर्म करते हैं तो क्या मिलता है हमें मिलेगा ये कि यहाँ से ये इतनी बाहर निकल जाएगा। क्या निकलेगा, H2O, ये साइड प्रोडक्ट में ये बाहर निकल जाएंगे, H2O ये बाहर निकल गए। आपको दिखाई दे रहा है ना, हल्के पेन से मैं लिख रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि जगह अभी और रिएक्शन को लिखना है तो ठीक है, बट फिर भी मैं साफ इसको करके थोड़ा सा बड़ा लिख दे रहा हूँ। ये हमारा H2O, ये जल मतलब बाहर निकल गया है। इतनी बात समझ गए, ये जल बाहर निकला है कैसे, H2O ये बाहर निकल गया। अब यहाँ पे बचा क्या, बचा है CH2OH, CHOH, CH2OH और यहाँ पे COO और यहाँ पे CO, यही ना बचा है जी। तो हम लिखते हैं इसको, तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे CH2OH बचा है, फिर से CHOH बचा है, ठीक है ना, CH2OH, CHOH और फिर से देखिए CH2, फिर से देखिए CH2 बचा है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे CH2 और फिर से ये जो C, इसको छोड़िए, पहले इसको लिखते हैं, COO बचा है तो इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ COO और फिर से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे COOH बचा है ना, तो इसको पहले इसको लिखता हूँ CO और फिर से OH है तो ये हम लिख दिए OH, तो ये हमें मिलता है जी। ठीक है, और इसका नाम क्या है, ग्लाइसिरॉल मोनोऑक्सिलेट है, ग्लाइसिरॉल मोनोऑक्सिलेट। ग्लाइसिरॉल, इसका नाम आप याद रखेंगे, ग्लाइसिरॉल मोनो ऑक्सिलेट, ग्लाइसिरॉल मोनोऑक्साइड, ये हमें मिल जाता है। तो किससे, जब हम फॉर्मिक मतलब जब हम ग्लिसरॉल को हम ऑक्जेलिक अम्ल के साथ क्रिया कराते हैं तो ग्लिसरॉल मोनोऑक्सिलेट मिलता है। अब आप समझिएगा इसको फिर से हम इसको क्रिया गर्म करते हैं। जैसे इसको हम फिर से गर्म करेंगे ना, तो यहाँ से कुछ नहीं होगा, यहाँ से ये बातें ये निकलेगी जी। ठीक है, इस बात को आप याद रखेंगे। यहाँ से अब हमें क्या निकलेगा, यहाँ से ये निकलेगा, ये आपको दिखाई दे रहा है COO लिखा है ना, मतलब CO2 है, तो ये CO2 बाहर निकल जाएंगे,
ये CO2 बाहर निकल जाता है, तो ये मैं यहाँ पे ही लिख दे रहा हूँ माइनस, ये समझिएगा साइड प्रोडक्ट लिख रहा हूँ, CO2 बाहर निकल जाता है, तो बाहर निकल जाएगा तो बचेगा क्या, CH2OH बचेगा, फिर से CHOH, CH2 और फिर से COOH बचेगा, यही बचेगा ना। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं CH2OH, फिर से CHOH और फिर से CH2COOH। अभी आपको कोई समझ में नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, बस ये रिएक्शन आपको समझ में आना चाहिए। अभी मैं आपको सब समझाऊंगा, निश्चिंत रहेंगे। पहले मैं थोड़ा सा रिएक्शन की बात है तो उसको मैं फोकस करके समझाने का प्रयास कर रहा हूं। तो ये हमें मिलता है जी, ठीक है। तो अब इसका नाम क्या है, ग्लाइसिरॉल मोनोफॉर्मेट है। इसका नाम क्या है, ग्लाइसिरॉल मोनोफॉर्मेट। तो ये है ग्लाइसिरॉल मोनोफॉर्मेट। तो इतनी बात समझ के कि जब हम, ये क्या है, ये है आपका ग्लिसरॉल, और ये क्या है, ऑक्सैलिक अम्ल है। तो देखिए यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि जब ग्लिसरॉल को ऑक्सैलिक अम्ल के साथ क्रिया कराते हैं तो हमें देखिए क्या मिलता है, ग्लाइसिरॉल मोनो ऑक्सीलेट मिलता है। और जब इसको हम गर्म करते हैं तो फिर से हमें कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है, फिर से हमें मिलता है ग्लिसरॉल मोनोफॉर्मेट। अब देखिए जब हम इतनी बात तो टोटल हमें ये तो पूरा ये बातें यहाँ पे तो मैंने एक मतलब बताया नहीं है, क्योंकि ये सब अंदर के प्रोडक्ट मतलब ये बाहर निकल रहे हैं, मतलब बाहर नहीं मतलब ये अंदर क्रिया कर रहे हैं, तो वो क्रिया तो हम दिखा नहीं सकते हैं। ग्लिसरॉल ऑक्सैलिक अम्ल के साथ क्रिया करेगा तो देखिए सबसे पहले तो हमें ये मिलता है, ग्लिसरॉल मोनोफॉर्मेट मिलता है। अब इस ग्लिसरॉल मोनोफॉर्मेट को फिर से हम लेंगे, क्या है, CHOH है, फिर से CHOH है और फिर से CH2COOH है। ये क्या हमें मिल गया है, ये हमारा मिल गया है ग्लाइसिरॉल मोनोफॉर्मेट। अब इसको हम जल के साथ क्रिया करा देते हैं, ठीक है ना, इसको हम जल के साथ क्रिया करा देते हैं, HOH, ठीक है ना। HOH मतलब ये जल है। तो जैसे ही हम क्रिया कराते हैं तो देखिए हमें क्या मिलता है, ठीक है। जैसे ही हम इसको क्रिया कराते हैं तो देखिए हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा CH2OH, फिर से CHOH और फिर से CH, ठीक है ना। अब समझिएगा यहाँ से हमारा जो OH है वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा, COH ऐड हो जाएगा, CHCO। समझिएगा यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे CH2, देखिए अभी तक हमने क्या क्या लिखा है, CH2OH, CHOH और CH2, इतनी बात हमने यहाँ पे लिखा है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ से ये एक जो हाइड्रोजन है ये इसके साथ आकर ये बंड को, ये बंध जो है इसको तोड़ देगा और ये H यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो देखिए ये H यहाँ पे ऐड हो जाएगा तो HCOH बच गया ना, तो ये HCOOH ये हमने साइड बाहर लिख दिया, HCOOH ये बाहर हमने लिख दिया, तो बचा क्या, CH2 और यहाँ पे OH बचा है, तो यही OH यहाँ पे ऐड हो जाएगा। बात आप समझ रहे हैं ना, तो यही हुआ है, मतलब यहाँ से H जाएगा, इसके साथ क्रिया करके ये बाहर निकल गया और यहाँ पे OH है वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा, तो CH2OH हमारा बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ये जो हमें मिला है ये किसका फॉर्मूला है जी, ये किसका फॉर्मूला है, अगर आप ध्यान से देखें तो यही तो है फॉर्मिक अम्ल का फॉर्मूला। बताइए, यही तो है फॉर्मिक अम्ल का फॉर्मूला जिसको हमें बनाना था, HCOOH। तो ये हमारा बन गया। तो मैं आशा करता हूँ कि ये आपको समझ में आया होगा।
ये टॉपिक इतने इजी नहीं है मेरे दोस्त, और इसीलिए मैं थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन करके और मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। खासकर टाइम लगे बट रिएक्शन भी आपको एक एक बात समझ में आने चाहिए, क्योंकि जब तक आप समझेंगे नहीं, रट कर तो हो ही नहीं सकता। रट कर रिएक्शन कभी आप याद नहीं कर पाएंगे, मुश्किल होगी, भूल जाएंगे एग्जाम में। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि सबसे पहली बात, इतनी बात समझ गए हैं तो इतना लिखेंगे, फिर से ये रिएक्शन को नीचे लिखेंगे, फिर से उसके नीचे ये फिगर को बनाएंगे आप, ठीक है ना। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं जी। चलिए चलिए, बहुत अच्छी बात है कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। देखिए मुझे भी कभी कभी लगता है कि पता नहीं आप समझ पा रहे हैं या नहीं पा रहे हैं, तो यदि आपको समझ में आ रहा है ना, तो कमेंट सेक्शन में एक बार ज़रूर हमें बताइएगा कि आपको वीडियो मतलब समझ में आ जा रहा है। और दूसरी बात, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है ना। आपकी लाइक और कमेंट्स जो होते हैं वो हमें प्रेरित करते हैं, तो ये बातें होती हैं दोस्त, तो कर सकते हैं आप अगर आपको पसंद आ रहा है तो, ठीक है। अगला देखिए हमारा भौतिक गुण क्या क्या है। सबसे पहला हमारा भौतिक गुण में पहला है कि रंगहीन व तीक्ष्ण गंध युक्त द्रव होते हैं, ठीक है ना। भौतिक गुण में क्या पता चला कि ये रंगहीन होते हैं, कोई रंग नहीं होता है, तीक्ष्ण होते हैं और गंध युक्त द्रव होता है, द्रव अवस्था में पाया जाता है। अगला आता है, यह जल तथा कार्बनिक विलायकों में घुलनशील होता है, मतलब जल में भी घुलेगा और कार्बनिक जो विलायक है उसमें भी घुल जाएगा। कौन? फॉर्मिक अम्ल। और तीसरा, संरक्षक में, ठीक है। संरक्षक मतलब सुरक्षित, कोई भी पदार्थों को सुरक्षित करने में भी फॉर्मिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। तो ये हुआ इसका भौतिक गुण। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अब हमारा आ जाएगा रासायनिक गुण। इसमें हम सबसे पहले हम क्रिया कराएंगे किसके साथ? NaHCO3 के साथ हम क्रिया कराते हैं। देखिए सबसे पहली बात, जो रासायनिक गुण होता है वो क्या होता है जी, ये आपको पता है। रासायनिक गुण का मतलब ये होता है, यदि फॉर्मिक अम्ल इन सभी पदार्थों के साथ क्रिया करेगा, फॉर्मिक अम्ल इन सभी पदार्थों के साथ क्रिया करता है तो क्या बनता है, यही हमें केवल बताना होता है, ठीक है ना। चलिए तो सबसे पहली बात हम यहाँ पे एग्जाम्पल से आपको समझा रहे हैं। सबसे पहली बात, हमने फॉर्मिक अम्ल का रासायनिक जो गुण है इसको समझिएगा। देखिए कह रहा है कि HNO3 के साथ, मतलब NaHCO3 के साथ क्रिया। तो सबसे पहली बात, फॉर्मिक अम्ल हम यहाँ पे ले लेंगे। तो फॉर्मिक अम्ल में थोड़ा सा ये कलर चेंज कर ले रहा हूँ, चलिए जी थोड़ा सा कलर चेंज करके लिखते हैं। देखिए सबसे पहली बात ये है हमारा सबसे पहली बात हम फॉर्मिक अम्ल ले लेते हैं HCOOH। ये हमने फॉर्मिक अम्ल ले लिया, इसको क्रिया कराना है NaHCO3 के साथ, इसको हमें क्रिया कराना है। इतनी बात समझ गए कि हमें NaHCO3 के साथ हमें इसकी क्रिया करानी है। तो देखिए क्या हमें मिलता है। देखिए हमें कुछ नहीं यहाँ से मिलेगा। देखिए क्या मिलेगा, यहाँ से हमारा सबसे पहली बात, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलता है। यहाँ से पहली बात तो देखिए साइड प्रोडक्ट के रूप में हमें क्या क्या निकलता है। यहाँ पे CO3 आपको दिखाई दे रहा है ना, तो यहाँ से CO3 है तो यहाँ से CO2 निकलता है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड साइड प्रोडक्ट में लिख दे रहा हूँ, मतलब CO2 निकल जाता है। तो यहाँ से जब CO2 निकलेगा तो यहाँ पे अब बचा क्या? बचा केवल ऑक्सीजन। ऑक्सीजन बचा ना, तो देखिए यहाँ पे CO2 की जगह पर 3 ऑक्सीजन था, 2 तो निकल गया। तो यहाँ पे आप याद रखेंगे केवल ऑक्सीजन एक बचा हुआ है, ठीक है। अदर कलर से मैं लिख दे रहा हूँ, ऑक्सीजन यहाँ पे एक बचा हुआ है। अब देखिए अब दूसरा में क्या निकलता है, यहाँ से एक हाइड्रोजन, यहाँ से एक हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन है ये। तो देखिए H2O, ये H2O बना, तो ये H2O फिर से साइड प्रोडक्ट के रूप में मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, तो ये निकल गया। तो अब बचा क्या जी? अब केवल यहाँ पे बचा HCOO और यहाँ पे Na बचा है, तो यही हम यहाँ पे लिख देंगे HCOONA। तो ये हमारा प्रोडक्ट बनता है जी। तो मैं आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। इसका नाम क्या है? सोडियम फॉर्मेट, ठीक है। तो मैं यहाँ पे नाम लिख दे रहा हूँ सोडियम फॉर्मेट, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखना है। तो इससे हमें क्या जानने को मिला? इससे हमें ये जानने को मिला कि जब हम
फॉर्मिक अम्ल को NaHCO3 के साथ हम क्रिया कराते हैं या हम कह सकते हैं गर्म करते हैं, तो हमें सोडियम फॉर्मेट मिलता है, उसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड और हमें जल के अणु भी मिलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा रिएक्शन हो गया। सबसे पहली बात ये इतना लिखने के बाद केवल आप मात्र ये रिएक्शन लिख देंगे, नीचे आप लिख देंगे फॉर्मिक अम्ल, इसको क्या लिख देंगे आप, सोडियम बाइकार्बोनेट आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अगला आता है NaH के साथ क्रिया, NaOH के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया। तो देखते हैं जी इसकी क्रिया कैसे करता है। देखिए सिंपल सी क्रियाएं हैं, आपको ये सभी रिएक्शन समझ में आनी चाहिए। सबसे पहले हम फॉर्मिक अम्ल लेंगे HCOH, ये हमने फॉर्मिक अम्ल ले लिया, इसको NaOH के साथ क्रिया कराएंगे, NaOH के साथ। तो जैसे हम इसको गर्म करते हैं तो क्या मिलता है, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलता है, यहाँ से OH निकलता है, तो H2 दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन H2O, तो ये H2O ये बाहर निकल गए। ठीक है, बाहर निकल गया तो बचा क्या, HCOO, Na बचा, तो ये हम लिख देंगे HCOO Na। तो ये हमारा फिर से सोडियम फॉर्मेट मिल गया, सोडियम फॉर्मेट। तो ये हमें क्या पता चला कि जब फॉर्मिक अम्ल सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करता है तो सोडियम फॉर्मेट मिलता है। तो इतनी आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गए होंगे। अब हमारा तीसरा आता है एथिल एल्कोहल से क्रिया। ठीक है ना। अब एथिल एल्कोहल से क्रिया जब फॉर्मिक अम्ल करेगा तो क्या बनेगा, तो इसको भी हम समझ लेते हैं जी। सबसे पहले फॉर्मिक अम्ल ले लेंगे HCOOH। ठीक है, और इसको एथिल एल्कोहल से क्रिया कराते हैं C2H5OH, ये एथिल एल्कोहल है। तो जब हम क्रिया कराएंगे तो क्या निकलता है, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा, यहाँ से OH निकलेगा, तो H2O ये बाहर निकल जाएंगे। तो ये मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि H2O ये बाहर निकल गए। तो अब बचा क्या, HCOO C2H5 बचा। तो ये हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं HCOO C2H5 ये हमारा मिल गया जी। तो इतना हमें मिल गया। इसका नाम क्या है, एथिल फॉर्मेट। एथिल फॉर्मेट। तो ये बात है जी। तो मैं आशा करता हूँ समझ गए होंगे कि जब फॉर्मिक अम्ल एथिल एल्कोहल से क्रिया करता है तो एथिल फॉर्मेट का निर्माण होता है। तो ये हुआ रिएक्शन जिसको हमें रासायनिक गुण में लिखना है। कुछ नहीं, आपको हिंदी में कुछ ऐसे नहीं लिखना है, केवल आप रासायनिक गुण हेडिंग डालेंगे, पहला डालकर ये रिएक्शन नीचे लिख देंगे। नाम आप लिख देंगे फॉर्मिक अम्ल सोडियम बाइकार्बोनेट, फॉर्मिक अम्ल सोडियम हाइड्रोक्साइड, फॉर्मिक अम्ल एथिल एल्कोहल है। तो ये नाम आप लिख देंगे। समय नहीं है, नहीं तो मैं लिखता। आगे बढ़े जी, चलिए स्क्रीनशॉट पहले ले लीजिए। चलिए अब हमारा अंतिम जो आता है वो है फॉर्मिक अम्ल का उपयोग। तो देखिए उपयोग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हमने 3-4 उपयोग लिखा है, समझिए। पहले आता है कपड़े तथा ऊन के रंगाई में, ठीक है ना। दूसरा आता है रबड़ और स्कंदन में। रबड़ के स्कंदन में मतलब रबड़ जो होता है उसके चिपकाने में, जैसे नहीं होता है रबड़ जो होता है वो हमें एक इकट्ठा मिलता है, ठीक है। मैं स्कंदन मतलब होता है जुड़ना, ठीक है ना। जैसे दूध है तो दूध जैसे रबड़ की तरह ही दूध रहेगा, और जो उसको स्कंदन किया जाएगा तो जैसे दही बन जाता है दूध का ना, वैसे ही जो रबड़ है वो स्कंदित होकर रबड़ की तरह एक जगह इकट्ठे टाइप से बन जाएंगे। अगला आता है गठियों के औषधियों के रूप में। अगला आता है चमड़ा उद्योग में। तो ये हमारा हो गया उपयोग जिसको आपको याद रखना है। तो आशा करते हैं दोस्त जो ये फॉर्मिक अम्ल है आसानी तरीके से आपको समझ में आए होंगे। देखिए ये इतने इजी टॉपिक नहीं है, बट मैंने प्रयास किया है कि आपको आसानी से रटना ना पड़े, एक एक रिएक्शन भी आपको समझ में आए।
अदरवाइज मैं यही कहूँगा, यदि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दूसरी बात मैं ये कहूँगा, बहुत सारे स्टूडेंट जो इस बार बोर्ड एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं और देना चाहते हैं, उनके लिए मैं 100% कह रहा हूँ कि आपके लिए मैंने नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ और सभी मैं 100% मैं कह रहा हूँ कि इसी में से आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे, क्योंकि मैं चैप्टर वाइज आपको सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रोवाइड कर रहा हूँ आंसर के साथ। तो आपको ओनली 99 रुपये में पूरी केमिस्ट्री का आपको नोट्स मिल जाएगा, ऑल चैप्टर का इंपॉर्टेंट जो टॉपिक हैं वो आपको मिल जाएंगे। उसके साथ साथ आपको इंपॉर्टेंट 100 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दिए जाएंगे, इंपॉर्टेंट जो रिएक्शन है वो दिए जाएंगे, इंपॉर्टेंट जो न्यूमेरिकल हैं वो आपको दिए जाएंगे। तो ये सब आपको जो आपके ये PDF नोट्स है जो आपका ये है ओनली 99 में दिया जा रहा है। तो यदि आप लेना चाहते हैं, नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके मांग लेंगे, वहाँ पे पेमेंट करने के बाद तुरंत आपको PDF नोट्स व्हाट्सएप पर सेंड कर दिए जाएंगे और इनसे आप अच्छे तरीके से स्टडी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अदरवाइज यदि आपको लेना हो तो व्हाट्सएप पे मैसेज करके ले लीजिएगा। नीचे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप और इंस्टाग्राम का लिंक है, तो वहाँ पे आप ज्वाइन हो जाएंगे। इंस्टा पे हमें फॉलो कर लीजिएगा। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।